chemical change and reactions। इस चैप्टर में हम लोग को केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है और अलग अलग तरह के केमिकल चेंज को सुइटेबल एग्जाम्पल्स से समझना है, ठीक है। It means we are going to discuss several types of chemical reactions and we will categorize them into particular categories. The only thing which is important in this chapter is that you must be able to categorize a given chemical reaction into particular type, ठीक है, कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहा हूँ तो डिकम्पोजिशन कैसे रिएक्शन को कहेंगे ये हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने 2 एग्जाम्पल लिख दिया तो वही 2 एग्जाम्पल आपको मालूम है, ऐसा नहीं है। कोई भी रिएक्शन लिखा जा रहा है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे कि डिकम्पोजिशन कहेंगे कि एंडोथर्मिक कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे, क्यों कहेंगे ये जरूरी है, ठीक है। तो चैप्टर को समझते समय आपको ये ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 एग्जाम्पल जो बता दिया जा रहा है उस एग्जाम्पल को आप मेमोराइज करेंगे तो लेसन समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो चैप्टर है इसका सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। पहले ये चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज के नाम से था, ठीक है, और काफ़ी डिटेल चीज़ थी उसमें पढ़ने को। फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ना था, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना था। केमिकल चेंज में भी बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस कैटेगराइज किए गए थे। लेकिन अभी जो रिसेंट सिलेबस है इसमें क्या किया गया कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, बहुत सारे सेक्शन को कट करके रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। तो काफ़ी छोटा हो गया है ये चैप्टर, लेकिन इसमें बस इम्पॉर्टेंट चीज़ को अब रख दिया गया है, ठीक है ना। जो चीज़ें हम लोग लोअर क्लास से ऑलरेडी जान रहे हैं, जैसे फिजिकल चेंज के बारे में आप जानते हैं कि सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको पानी में डिजॉल्व कर दिया जाए तो वो एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप अगर पानी को फिर से उबालना शुरू करेंगे तो वो पानी पूरी तरह से वेपराइज होकर के लास्ट में सॉल्ट बच जाएगा, यानी सॉल्ट को फिर से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है आपके कमरे में, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई भी चेंज जो हो रहा है उसमें वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रेरी चेंज है। तो जो टेम्प्रेरी चेंज होते हैं उनको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। और जो परमानेंट चेंज होता है, जैसे कागज़ को आप जला दीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर, तो कागज़ अगर जल गया तो वापस हम लोग उसको ओरिजिनल स्टेट में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चेंज हुआ उसको हम लोग कहेंगे परमानेंट चेंज। उसी तरह से कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है ना, कि मिल्क अगर कर्ड में चेंज हो गया तो वापस मिल्क में नहीं चेंज हो सकता, मतलब परमानेंट चेंज है। तो ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। अब जो ये टॉपिक है ये बहुत लोअर क्लास से ही कुछ थोड़ा बहुत जरूर बताया जाता है बच्चों को, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। इसीलिए टॉपिक का जो इजी सेक्शन था वो रिमूव कर दिया गया अभी सिलेबस से। बस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है अपने लोअर क्लासेस में, वही चीज़ों को यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आगे के हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो क्योंकि हमारा जो लेवल है वो इंटरमीडिएट लेवल है, ना तो हम बहुत बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं, ना तो बहुत हम लोग हायर लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं। हम लोग एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं चैप्टर का, ठीक है। तो आपको चैप्टर के टॉपिक्स को समझना है। अब बेसिक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन दिया गया रिएक्शन के फॉर्म में तो उसको आप कैटेगराइज कर सकें कि वो किस कैटेगरी के रिएक्शन में आएगा। अगर ये आप कर ले रहे हैं तो आप समझिएगा कि आपने चैप्टर को समझा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले वी विल डिफाइन व्हाट इज केमिकल चेंज। सो लेट्स डिफाइन इट, केमिकल चेंज। अभी बताया ही मैंने इसका कॉन्सेप्ट, उसी के बेसिस में मैं डिफाइन कर रहा हूं। द चेंज इन विच ओरिजिनल सबस्टेंस loses its identity and a new substance with new properties
are formed the change in which the original substance loses its identity and a new substance with new properties are formed is called chemical change। ठीक है, तो डिफिनीशन की दो इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये है इंपॉर्टेंट इसमें कि ओरिजिनल सबस्टेंस लूजेज इट्स आइडेंटिटी, मतलब जिस सबस्टेंस से हमने शुरुआत किया था वो सबस्टेंस अब नहीं दिखाई देगा चेंज होने के बाद। ठीक है, एंड न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड, और कुछ जो चेंज हो गया उसके बाद क्या होगा कि नया सबस्टेंस बन चुका होगा जिसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर। अब कागज को जलते हुए हमने देखा भी है, जलाया भी है ना। तो कागज जो है जल जाता है तो एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया। अब वापस उसको हम लोग रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल सबस्टेंस में, इसीलिए ओरिजिनल सबस्टेंस की आइडेंटिटी समाप्त हो गई वहां पे। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के जो चीज होते हैं जैसे लोहे का गेट होगा, आयरन टूल्स होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है जंग लग जाता है। तो जंग लगने के बाद जो आयरन है वो आयरन के फॉर्म में नहीं है, वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे ये कोई आयरन प्लेट है, तो जब ये रस्टिंग नहीं हुआ इसमें तो केवल आयरन है, लेकिन अगर रस्टिंग हो गया इसमें तो रस्ट जो होता है यानी जो जंग है, लोहे के ऊपर जो है जंग जो लगा रहता है जो ब्राउन कलर का होता है, उसमें आयरन नहीं होता है, वो आयरन का ऑक्साइड होता है Fe2O3 इंटू XH2O, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है वो। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये आयरन है जबकि ये आयरन ऑक्साइड है। ठीक है ना, तो इसलिए एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ जिसकी प्रॉपर्टी भी पूरी तरह से डिफरेंट है। तो ऐसे जो भी चेंज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। अब इस डिफिनीशन से दो और बातें हम लोग लिख सकते हैं। पहली बात कि केमिकल चेंज इज परमानेंट, मतलब हम लोग वापस ओरिजिनल सबस्टेंस को नहीं पा सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज, ए न्यू सबस्टेंस कॉल्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब केमिकल चेंज होने के बाद एक नया सबस्टेंस बन जाएगा जिसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें कि जो हमारा ओरिजिनल सबस्टेंस है उसको हम लोग रिएक्टेंट कह सकते हैं, और जो प्रोसेस हुआ उसको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज, और चेंज होने के बाद जो परमानेंट चेंज है वो होने के बाद जो बना उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। तो यही चीज होता है हमारे केमिकल चेंज। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज हमें समझना है कि केमिकल चेंज को जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला सिंबल्स यूज करके लिखते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले के जो चैप्टर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो भी केमिस्ट्री का लैंग्वेज है वो केमिकल फार्मूला यूज करके लिखा जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर लिखना है आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर, सो इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यू विल राइट दैट 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो जहाँ पर हम लोग सिंबल्स और केमिकल फार्मूला यूज करके इन्फॉर्मेशन को, यानी जो केमिकल चेंज है उसके इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जो चैप्टर का दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है हेडिंग में। ठीक है, तो इसको भी हमें डिफाइन कर लेना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस, तो मैं इसे लिख दूं, दे आर शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन of chemical change using
सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिंबल और केमिकल फॉर्मूला का यूज करके जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं किसी केमिकल चेंज को, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज। वैसे तो केमिकल चेंज को बहुत सारे कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है यहाँ पर हम लोग मेंशन करने वाले हैं। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बनाए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। The first type of chemical change is combination reactions. ठीक है, नंबर 2 decomposition reaction। नंबर 3 displacement reactions। नंबर 4 डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये 4 हो गए। ये 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे बेस्ड हमसे पूछा जाता है। रिएक्शन दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये किस कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा 4 और हैं। 5th नंबर है कैटालिटिक रिएक्शंस, जिसमें कैटलिस्ट यूज होते हैं। 6th नंबर रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। थर्मल रिएक्शंस, हीट रिक्वायरिंग जो रिएक्शंस होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन तो खैर बहुत ही डिटेल है और आगे हम लोग हायर सेकेंडरी लेवल में यानी 11th-12th में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और काफ़ी डिटेल पूरा एक चैप्टर ही है रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 2 तरह के रिएक्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा आउटलाइन क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज के, कि इतने तरह के केमिकल चेंज डिफाइन किए गए हैं और इन तरह यहाँ जो मैंने मेंशन किया है इनका डिफिनीशंस हम लोग को जानना है विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। इनको हम लोग को समझना भी है ताकि कोई रिएक्शन दिया जाए तो उसको हम लोग पार्टिकुलर कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकें। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। Let us define this type of reaction. The reactions in which 2 or more elements or compounds react together to form one new compound is called combination reactions. बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है। द रिएक्शंस इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स
और कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वन न्यू कंपाउंड, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, आपस में मिल करके अगर एक नया चीज़ बना रहे हैं, सिर्फ एक, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा नाम है, कॉम्बिनेशन का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ कंबाइन हो रहा है और एक चीज़ में वो बदल जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी गिव्स AB, है ना, कि दो सबस्टेंस हैं मिल करके एक सिंगल सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए इजी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। इसके एग्जांपल है, देखिए C प्लस O2 CO2, Fe प्लस S FeS। ठीक है, देखिए यहाँ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। अब एक एग्जांपल देखिए जहाँ कंपाउंड होंगे, कंबाइन कर रहे हैं, H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, नाम भी लिख दे रहे हैं। ये देखिए आयरन 2 सल्फाइड है, ये इसको आप फेरस सल्फाइड भी कह सकते हैं। ये आपका क्या है, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, और रिएक्शन आप देखिए 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, बनता क्या है, एक नया सबस्टेंस बन रहा है, वाटर। ठीक है ना, तो ये जितने भी एग्जांपल्स लिखे गए हैं यहाँ पर, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हो जाएंगे। और भी एक देख लीजिए, H2 प्लस Cl2, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये बन जाता है 2HCl। तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक नया सबस्टेंस बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जितने भी एग्जांपल्स लिखे गए हैं, दे ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन reactions, because in all these reactions we see that there are two elements or compounds but they combine to form a single substance, एक ही सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ फेरस सल्फाइड बन रहा है, यहाँ कार्बोनिक एसिड बन रहा है, यहाँ वाटर बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है ना, जबकि कंबाइन करने में दो चीज़ दिख रहा है आपको। तो ऐसे जो भी रिएक्शंस होंगे उनको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और एक एग्जांपल मुझे याद आ गया, N2 प्लस 3H2, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ठीक है, 2NH3, तो ये भी देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन एक एलिमेंट हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया। ठीक है ना, तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कैटेगरी में। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। द रिएक्शंस इन विच one compound breaks और splits, दोनों का मतलब टूटना ही होता है, to give two or more compounds या सबस्टेंस लिख दीजिए, are called decomposition reactions. Decomposition reactions यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सबस्टेंस टूट करके एक से ज़्यादा सबस्टेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ये जस्ट इसके अपोजिट हो गया। इसमें क्या होगा, ए भी एक सबस्टेंस है जो ब्रेक हो रहा है, तो वो बना रहा है A प्लस B। तो देख लीजिए आप, इसके जस्ट अपोजिट हम लोग इसको कह सकते हैं। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
यहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिल करके एक नया चीज़ बना रहे हैं, यहाँ एक चीज़ टूट करके दो या दो से ज़्यादा चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखिए, थर्मल का मतलब क्या है, जब अगर हीट का यूज करके किसी सबस्टेंस को ब्रेक किया जाएगा, यानी गर्म करने पर वो ब्रेक हो जा रहा है, दो या दो चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, दो या दो से ज्यादा चीजों का, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब हीट एनर्जी का इसमें यूज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर, ठीक है, इसको अगर हीट कर दिया जाए तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्यों? क्योंकि व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बाय द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, देन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए मैं डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फिर आप आसानी से लिख सकते हैं कि अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है ना, ये क्विक लाइन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हीट एनर्जी का यूज करके डिकम्पोजिशन किया जा रहा है, इसीलिए ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको इसका बता दूं, इसमें लेड नाइट्रेट का एग्जांपल है, इस कलर से लिखा जाए PbNO3 होल ट्वाइस। देखिए केमिकल फार्मूला लिखना मैंने आपको बता दिया है, वैलेंसी का यूज करके किस तरह से हम लोग सही केमिकल फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बार बार उन चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। ये रिएक्शन देखिए आप, यहाँ भी हीट किया जाता है तो बनता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, तीन सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया। देखिए एक तो लेड ऑक्साइड हो गया, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ये तीन सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ किससे? लेड नाइट्रेट से। दिस इज योर लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट है जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया गया, हीट करके इसको तोड़ा गया तो लेड ऑक्साइड बना। लेड 2 ऑक्साइड लिखना बेहतर होगा, या मैं लिख दिया हूँ, चलिए ठीक है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका ब्राउन कलर का फ्यूम्स दिखाई देता है, ब्राउन फ्यूम्स। ये इंडिकेट भी करता है कि रिएक्शन हो रहा है। अगर ब्राउन कलर की गैस निकलने लगे तो समझ जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है, और ये ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये तीन सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए लिखा गया 1, 2 और मोर कंपाउंड्स, कि एक सबस्टेंस टूटे उससे दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो। तो ऐसे रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन कहते हैं, और हीट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हीट एनर्जी के अलावा लाइट एनर्जी से भी हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जो सन की लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी से अगर किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो दूसरा कैटेगरी इसमें हम लोग बना सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, देन लाइट एनर्जी ऑफ द सन लिखिए। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी लाइट मिलने से नहीं हो पाएगा। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी और लाइट एनर्जी ऑफ द सन, देन सच decomposition reaction is called photochemical decomposition. As for example, photochemical decomposition of silver chloride, 2AgCl है, सनलाइट का एनर्जी h न्यू, ये सनलाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, तो h न्यू से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चाहेंगे तो आप ऐसे सनलाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो बनेगा 2Ag प्लस Cl2। सो दिस डिकम्पोजिशन इज photochemical decomposition. When the decomposition reaction takes place by the absorption of light energy of the sun, then such decomposition reaction is called photochemical decomposition. यानी photo means light से है, तो लाइट एनर्जी का यूज हो करके अगर कोई कंपाउंड को डिकम्पोज किया जा रहा है या डिकम्पोज हो रहा है वो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, और इसको अगर धूप में रख दिया जाए कुछ देर तो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। तो ग्रे क्यों हुआ? क्योंकि आप जान रहे हैं सिल्वर क्लोराइड धीरे धीरे किस में टूटने लगा, सिल्वर में और क्लोरीन में। क्लोरीन एक गैस है, ठीक है, क्लोरीन क्या है, गैस है, तो ये रिमूव हो जाएगा और ये सिल्वर बच जाएगा। यानी आपने ऐसे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड रखा था AgCl सॉलिड, ये वाइट कलर का था, लेकिन कुछ समय बाद किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रे। क्यों? क्योंकि AgCl डिकम्पोज हो गया Ag और Cl2 में, 2Ag प्लस Cl2। अब ये ग्रे कलर का है, इसीलिए कुछ समय बाद यहाँ पर आपको ग्रे कलर का डिपॉजिट दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो ये दो तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गए। अब तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, या हम कहें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब आप समझ ही रहे होंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्यों कह रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो क्या होगा, 2H2 प्लस O2, दोनों गैस का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ बनेगा, कैथोड पर बनेगा, और ऑक्सीजन कहाँ बनेगा, एनोड पर बनेगा, और इनके वॉल्यूम का रेशियो होता है 2:1। यानी अगर 2 लीटर हाइड्रोजन बन रहा है तो 1 लीटर ऑक्सीजन बनेगा। 10 लीटर हाइड्रोजन बना तो उसका आधा कर दीजिए, 5 लीटर ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट कैथोड, ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट एनोड। ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। बाकी अभी मैंने जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अगर हीट एनर्जी का यूज करके कोई कंपाउंड टूट रहा है तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट एनर्जी का यूज करके कोई कंपाउंड टूट रहा है तो उसको कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहा है तो वैसे डिकम्पोजिशन को कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो दीज आर 3 सब कैटेगरीज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो ये 2 तरह के हमारे रिएक्शंस हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे।